साथ बस थोड़ी देर बाद मंच पर आने वाले हैं केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। वो आ चुके हैं। सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार आप प्लीज स्वागत कर दीजिए। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव। बहुत बहुत स्वागत हर्ष मल्होत्रा जी हमारे मंच पर। आपका जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा मंत्री जी के लिए। ये इसे पकड़ना? जी जी बिल्कुल। मैं अपना फर्रा कैसे पकड़ूंगा? बायां और दायां हाथ दोनों आपको इस्तेमाल करने होंगे हर्ष जी। हर्ष जी देखिए, अभी तक हम दिल्ली सरकार में मंत्री जो हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। अब हमारी पकड़ में केंद्रीय मंत्री आए हैं। तो सर सबसे पहले तो सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि चूंकि परिवहन की जिम्मेदारी भी आपके पास है, तो टोल जो है ना, ये मनमानी वहां पर जिस तरह से होती है, जिस तरह से पैसा वहां वसूल किया जाता है, उससे थोड़ी दिक्कत होती है। कई बार यह भी सामने आया है कि आप उतना टोल दे चुके हैं और बावजूद उसके टोल जो है आपको देना पड़ता है, और फिर जिस तरह से वहां व्यवहार होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। यह समस्या कब खत्म होगी सर, कैसे खत्म होगी? हम एक नया हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली मुंबई हाईवे जी। दिल्ली से लगभग 1250 किलोमीटर पड़ेगा अब मुंबई। अभी अगर आप पुराने हाईवे से मुंबई जाएंगे तो आपको कोई 34-35 घंटे लगेंगे। नया हाईवे आपको 12-13 घंटे में वहां पहुंचाएगा। तो 12,500 करोड़ की लागत से बन रहा है। अगर आपका टाइम 12 घंटे बच रहा है, आपका पेट्रोल भी कम लग रहा है, और आपसे उस हाईवे के लिए टोल ले लिया जाएगा और रीजनेबल टोल है, तो वो आपके टोटल खर्चे से बहुत कम है। टोटल खर्चा जो होने वाला है टोल सुविधा के लिए है, इसलिए है कि ये रोड का मेंटेनेंस का खर्चा निकलेगा, और मेंटेनेंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो टोल खत्म होगा इसको नहीं कहता हूं, लेकिन हम सैटेलाइट टोलिंग शुरू करने जा रहे हैं जल्दी, जिसमें कि आप जितना हाईवे पर ट्रेवल करेंगे आपको उतना ही पे करना है। अभी क्या है, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो उसका टोल स्टिपुलेटेड है, वो आपको देना है। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर में एग्जिट कर गए तो फास्टैग लगा है, फास्टैग आपसे 10 किलोमीटर की पेमेंट लेगा। तो ये समस्या उससे भी समाप्त होगी। और आई एम सॉरी टू से कि टोल पे जो झगड़े हैं वो इस बात के हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं और मैं डेजिग्नेटेड नहीं हूं टोल पे फ्री जाने में, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं टोल ना दूं। झगड़ा इसी बात का है, क्योंकि टोल पे जो कंसेशनर टोल लेने के लिए बैठा है, टोल इज ऑलमोस्ट 100% ऑटोमेटेड। सर फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है सर। तो समझना चाहूंगा मैं, जो स्टेट हाईवेज पर टोल हैं वहां आपको कैश पैसा देना होता है, इस तरह की डिमांड होती है। मेरा पर्सनल अनुभव भी है। अगर आपने फास्ट टैग लगा दिया तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। भले ही आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, कहीं तो अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं या मान लीजिए जयपुर जाते हैं तो आप टोल देंगे, लेकिन जैसे ही आप किसी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहां पर फिर आपसे कैश में पैसा मांगा जाता है। तो कम से कम यूनिफॉर्मिटी हो, वो कैसे होगी? और ये जो झगड़े हैं, कंसेशन चाहिए, यानी टोल देने में भी कंसेशन चाहिए, तो वो भी तो समस्या है ना। उस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? स्टेट और सेंटर दोनों का डोमेन है। तो सो फार एज सेंटर इज कंसर्न, हमने हर चीज उसको ऑटोमेटेड सिस्टमेटाइज कर दी है, फास्टैग से कर दी है। जहां वो भी म्युनिसिपैलिटीज का टोल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी राज्य में गए तो राज्य के अंदर म्युनिसिपैलिटी का कोई टोल है जहां हो रहा है, जो कैश ले रहे हैं, होना नहीं चाहिए। वो उस राज्य की जिम्मेदारी है, उनको क्या करना है, चाहे कोई भी राज्य हो। तो उस पर हमारे नॉर्म्स हैं राज्य, क्योंकि उनके नॉर्म्स, इस बात के नॉर्म्स हमारे नॉर्म्स के साथ सेट करे ना करे वो उनकी जिम्मेदारी है। राज्य का टोल, राज्य की म्युनिसिपैलिटी का टोल, हालांकि बहुत चीजें खत्म हो गई हैं और कैश तो टोल होना ही नहीं चाहिए। हर टोल फास्टैग पे है, और जो हमारे हाईवेज का टोल है वो 100% फास्टैग पे है, सिस्टमेटाइज है, ऑटोमेटेड है।
सर केजरीवाल जी की सरकार थी यहां दिल्ली में, आजकल वो नजर नहीं आ रहे। कौन शायद केजरीवाल? यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अच्छा, ओके ओके, राइट। कहां है, आपको ये खबर है? मैं तो भूल ही गया था, आपने याद दिला दिया मुझे। हम उनको याद भी नहीं करना चाहते। इनफैक्ट क्या है, अभी तो ये लाइटर नोट पे बात की मैंने। देश के अंदर लगभग 50-52 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो सभी लोग लगातार काम करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, वो लगातार जनता के बीच। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का काम चुनाव लड़के सत्ता में आ जाने भर का नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का काम अपनी विचारधारा को उस आधार पर जनता को सुख सुविधाएं पहुंचे, अगर वो सत्ता में है तो भी, अगर अपोजिशन में है तो अपोजिशन के नाते काम करके पहुंचे। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो आम आदमी नामक पार्टी है और इनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये लोग, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हार जाने के बाद अब ये पंजाब में हारने की तैयारी कर रहे हैं। तो शायद ये पंजाब में है। चलिए, आपने ये तो बताया, आपको शायद मालूम है कि वो पंजाब में। सर जरा आप एक और चीज समझना चाहेंगे आपसे, डबल इंजन की सरकार। हालांकि जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सौरभ भारद्वाज ने, उसमें आतिशी भी थी और ये कहा गया कि ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो है 100 झूठ का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं आप लोग, इस तरह कहा गया था। उन्होंने एक भी झूठ बताया हमारा नहीं। वो कह रहे, हमने कहा कि हम कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए हमने एजेंसीज तय कर दिए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने ये कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं मतलब वेदर वी हैव डेजिग्नेटेड एजेंसीज फॉर रिड्यूसिंग कूड़े का पहाड़ और नॉट, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ बोलने का मतलब सिर्फ इतने कहने से नहीं होगा। नहीं, वो कि यमुना आप के लिए बोल रहे हैं। सर, यमुना के लिए कह रहे हैं ना कि हमने जहर मिलाया था यमुना में और अब ये तो दूध बहा रहे हैं यमुना में, इस तरह की बात हो रही है। ये तो सच जब ही दूध बता बह रहे रहा है, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं फोटोज इस तरह की। देखिए, लैंडफिल की मैं बात आपको आपने उनका की। यमुना जी का बताता हूं। जी, उनको 3000 करोड़ रुपए के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट में ने दिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब यमुना जी को साफ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए 3000 करोड़ रुपए। केजरीवाल साहब ने 2015 में कहा कि मैं यमुना जी साफ करूंगा, डुबकी दिला दूंगा 5 साल में। जब 20 आ गई तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, ये उन्हीं के कोट्स हैं, मुझे और टाइम चाहिए। उसके बाद जब ये 24 आई तो माना हम, हमारे से ये काम नहीं हो पाया, हमें और टाइम चाहिए। ये तो उन्होंने खुद मान लिया, एक बात। दूसरी बात, जब एलजी साहब, जो वर्तमान में एलजी साहब हैं हमारे दिल्ली के, उन्होंने देखा कि यमुना जी क्या, इनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो यमुना की सफाई हम कर लेते हैं, केंद्र से पैसा आना है तो सीधा एलजी साहब की मॉनिटरिंग में खर्च हो जाए। तो केजरीवाल साहब के सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट जाकर के यमुना साफ ना हो इसके लिए स्टे लेके आते हैं। दिस इज देयर मेंसेरिया, दिस इज देयर माइंडसेट कि यमुना की सफाई उनका मतलब नहीं था। आज वो कुछ भी बोले, दीज थिंग्स आर ऑन द रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत योजना, मेरे को ध्यान आ गया क्योंकि कोर्ट की बात कर रहा हूं, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं करी, पूरा देश लागू कर रहा है वेस्ट बंगाल को छोड़ के, और दिल्ली लागू नहीं कर रही है, वेस्ट बंगाल लागू नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल और दिल्ली, हमने इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट गए हम सातों सांसद, हमारी बांसुरी स्वराज जी उसमें एडवोकेट थी, कि ये दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होनी चाहिए, केंद्र ने पैसा देना है और दिल्ली का शेयर है, दिल्ली का शेयर दे उसको। पर ये तो फॉर्चुनेटली हमारी सरकार आ गई तो हमने वो पिटीशन वापस ले ली। और अगर हमने ये कहा था चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने पर पहली कैबिनेट की बैठक में हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे, तो रेखा गुप्ता जी की दिल्ली की सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करी और आज 3,70,000 वर्ष के ऊपर के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड मिल गए हैं। और खाली लागू नहीं करी हमने, पूरे देश में 5 लाख रुपया मिलता है। मोदी जी के गाइडेंस पर, उनके कहने पर हमने आयुष्मान भारत योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल में
इलाज कराने वाले व्यक्ति को, आयुष्मान भारत कार्ड के होल्डर को 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। ये हमने लागू कर दिया है। जी सर, डबल इंजन की जो सरकार होती है ना, जनता देखती है। गुजरात में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, यानी सामंजस्य चाहिए होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और वो डेवलपमेंट जो होता है वो दिखता भी है। लेकिन अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हमें हमारा फंड नहीं देती केंद्र सरकार। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी ये कंप्लेंट करते थे। तो क्या ये फर्क होता है? अब चूंकि दिल्ली में यहां पर बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यहां तो बल्कि 4 इंजन की सरकार है, एलजी है। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं तो क्या कभी आपने ममता दीदी के मुंह से सुना कि हमें फंड नहीं मिला? वो तो हमारी सबसे बड़ी क्रिटिक्स हैं, नहीं बोलती ना, इसलिए कोई फर्क नहीं होता। जब दिल्ली में सरकार थी तो मैं बता रहा हूं आपको, 3000 करोड़ रुपए यमुना जी की सफाई के लिए दिया। ऐसे अन्य मदों पर भी पैसा देते। आपको लगता है कि केंद्र पैसा ना दे तो केजरीवाल जी अपने शीश महल में बैठेंगे? वो तो राजपथ पर आकर के भूख हड़ताल कर देंगे। भाई आप सोचो, कभी उनका माइंडसेट तो देखो। झूठ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार जिसका जो ड्यू पैसा बनता है, ग्लोबल शेयर बनता है, पूरे देश में देती है। क्या किसी और राज्य ने यह बात कही है आपको? मीडिया में किसी ने कही? कोई राज्य नहीं बोलता जो हमारे बीजेपी के राज्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश की भी मैं बात कर रहा हूं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है साहब। हिमाचल प्रदेश को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड जो हम स्टेट्स को देते हैं सबसे ज्यादा दे रहे हैं। वो तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे गवर्नमेंट वो एम्प्लॉयज तो उनको देनी पड़ेगी ना, तनख्वाह तो स्टेट मैटर है। तनख्वाह के पैसे अगर केंद्र से देंगे तो फिर सरकार भी हमारी होनी चाहिए वहां। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने तनख्वाह में डिले किया, उससे हमारे पास इंटरेस्ट आया, फिर हमने सैलरी। वो खुद वो एक्सक्यूजेज हैं, उनकी अपनी इकोनॉमी। हम दिल्ली से हिमाचल पे जा रहे हैं, लेकिन मैं लास्ट में बोल देता हूं, उनकी हिमाचल ने अपनी इकोनॉमी खुद गड़बड़ कर ली है, तो उसका जवाब उन्हें ही देना पड़ेगा। ठीक है सर, आप चूंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए मैं हर स्टेट का सवाल आपसे पूछ सकता हूं सर। दूसरी चीज ये कि मैंने खुद उस दिन देखा जिस दिन शपथ ली रेखा जी ने, वो यमुना में गई थी और उन्होंने मां यमुना की आरती की थी। तो एक बड़ा विश्वास बनता है कि सीएम खुद जाती हैं और एक ऐलान करती हैं कि हमने ये कसम उठाई है कि हम यमुना को मां गंगा जैसा साफ करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे मंच पे होती, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें अड़चने उसमें हैं, लेकिन चूंकि अब सरकार आपकी है, आपने ये वादा किया दिल्ली वासियों से कि यमुना का निर्मल जल देखने को मिलेगा। मैंने बहुत बचपन में अपने देखा है यमुना को यहां पर, और फिर बिगड़ते हुए हालात देखे हैं, तो ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो उस दिशा में कैसे काम होगा सर? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली से संबंधित, और हमने हमेशा ये एज ए दिल्ली बीजेपी ये विषय उठाया है। जिस दिन रेखा जी की सरकार आती है उस दिन से ही आप देखेंगे यमुना जी के ऊपर जो गंदगी फ्लोट कर रही थी उसको साफ करने वाली मशीन्स लगातार चलनी शुरू हो गई। ये तो छोटा सा काम है, लेकिन यमुना जी में जो गंदगी गिर रही है, दिल्ली में यमुना जी में हजारों छोटे बड़े नाले गिरते हैं, सीवेज पानी के, सीवेज के, गंदगी के, हमारे घरों के, शौचालय के, लेकिन 22 बड़े ड्रेन हैं जो ये सारा मलयुक्त जल लेकर के यमुना जी में लेके जाते हैं। केवल केजरीवाल को ये करना था 10 साल में, प्लान करते साल भर में प्लानिंग में लगता है। उन 22 नालों के मुहानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते, जो कि हमारी सरकार, रेखा जी की सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। आप सिंसियरिटी का लेवल देखिए यमुना जी की सफाई के लिए। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं, एक बार आदरणीय गृह मंत्री जी यमुना जी की सफाई को लेकर के मीटिंग कर चुके हैं। तो अगर हमने ये बात चुनाव से पहले भी कही थी तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड डूइंग वर्क। उसका प्लान बनना शुरू हो गया, उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं 3-4 साल के अंदर अंदर हम यमुना जी को साफ करके देंगे दिल्ली वाले। सर थोड़ा हटके में सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हरकत की पाकिस्तान ने, उसका बदला लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा हमारी भारतीय सेना ने लिखी, वो पूरी दुनिया ने देखी, देश ने देखी, लेकिन इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियों को प्रॉब्लम है। ये क्यों है? क्या है प्रॉब्लम? यह है कि कहा गया था कि ठोक देंगे, मार देंगे, मुझे ऐसा लग रहा, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने, जी मुझे लगता है मैं एंकर हो गया। देखिए,
विपक्षी पार्टियों में विशेष तौर से जो लुप्त होती हुई पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए उल्टे सीधी बातें कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। वो देश की सेना के खिलाफ बोलते हैं, देश की सेना पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन उठाया था। तो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा और हमने इसको बताया, हर चीज खोल के दिखाई थी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आज भी अगर मोदी जी की सरकार की पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म जीरो टॉलरेंस की है, तो हमने इसको पहलगाम की कायराना हरकत के 14 दिन के अंदर मोदी जी की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के, बिना फिजिकली घुसे, हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना ने 9 आतंकवादी ठिकाने जो 100 किलोमीटर दूर थे बॉर्डर से, उनको नेस्तो नाबूद किया। और वो इतना प्रिसाइज हमला था, इतना प्रिसाइज हमला था कि केवल और केवल उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ है। यह भारत की सेना की ताकत है और भारत की लीडरशिप, आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप की सोच है कि वहां की पहला हमला हमारा सेना को बचा करके था, पाकिस्तान की सेना पे हमला नहीं था, पाकिस्तान की जनता को बचा करके था। वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर था। लेकिन जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, उसको वो एक्ट ऑफ वार मानने जैसी बात सोचता है, जब वो उस पर रिटेलिएट करता है, तो भारत की सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दिखा दिया कि हम तुम्हारे लाहौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बर्बाद कर सकते हैं। और उनके द्वारा भेजे गए ड्रोन, मिसाइल्स सब एयर में ही खत्म करी ना। तो वो देश की सेना को महत्व देने की बजाय, उनको प्रेज करने की बजाय, जो विपक्षी नेता उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन नेताओं के ऊपर सवाल उठता है कि वो देशभक्त है या नहीं, वो देश के नागरिक भी किस तरह से हैं। सर, सवाल यही नहीं रुका। सवाल यह था कि सीज फायर को लेकर भी उन्हें प्रॉब्लम थी। कहते कि अब जब मौका आया था ठोकने का, तो सीज फायर क्यों किया गया? और उसमें ट्रंप के कहने से, हालांकि विदेश मंत्री ने उस पर क्लैरिटी दी है, उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के डीजीएमओस थे, डिसीजन लिया गया और फिर इसलिए सीज फायर हुआ। इसमें मध्यस्थता की भारत मूलतः शांति प्रिय देश है, आज से नहीं, हजारों वर्ष पुराना हमारा महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है, हम उस पर आज भी चलते हैं। लेकिन ये भी पॉलिसी हमारी है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो 3 दिन में या 4 दिन में सीज फायर हो गया, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होता है, हम 100 आतंकवादियों को, 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद करते हैं, पाकिस्तान रिटेलिएट करता है। हमारी सेना मोदी जी के निर्देशन पर, मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सेना का माकूल जवाब देती है। जो चाहते हैं वो करते हैं। हमें कोई 30 दिन में करने वाला काम अगर हम 3 दिन में पूरा करते हैं, एक बात रह गई मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी हुई। आप उन लोगों से पूछिए जो भारत पाक सीमा पर राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक की सीमा है हमारी, और जो बॉर्डर पर भारतीय लोग रहते हैं, उनकी नींद हराम थी। उनके रिश्तेदार जो यहां रहते हैं, वो दिन में 10-10, 20-20 फोन कर रहे थे कि रात को ब्लैकआउट हो रहा है, कोई बम तो नहीं गिर रहा, कोई ड्रोन तो नहीं गिर रहा। भारत की सरकार को उनकी भी चिंता थी। हम अपना बदला पूरा ले चुके थे, हम जो चाहते थे वो कर लिया था। हमने विश्व को दिखा दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वी आर फार 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 अहेड ऑफ द पाकिस्तान। और हम इंडिजिनसली बनाए गए हमारे हथियारों के बेस पर हम पाकिस्तान की हर बात का मुकाबला कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। भारत की सेना के साथ खड़े होने की बजाय ये उनकी भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। चलिए सर, आपने दिल्ली के बारे में खुलकर बात बताई, वो तस्वीर दिखाई जिस तरफ दिल्ली की सरकार जो बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, वो किस तरह से आगे योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। आपने देश के बारे में बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां सर, बहुत बहुत शुक्रिया सार्थक चर्चा के लिए। मैं अनुरोध करूंगी आप मंच पर बने रहें और मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज 18 इंडिया के रोविंग एडिटर प्रतीक त्रिवेदी जी वो मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान को धन्यवाद दें।